इम्पॉर्टेंट है हम सभी के लिए, ये बात हमने जान ली थी कोविड टाइम में, और शायद इसी वजह से इस बात को लेकर, इस सेक्टर को लेकर हम चर्चा भी थोड़ी लंबी कर रहे हैं, थोड़ी विस्तार से कर रहे हैं। तो हमारा जो ये सेशन है आप सबने समझ ही लिया होगा, ये भी हेल्थ सेक्टर को लेकर ही है। इसमें जो हमारे गेस्ट हैं वो है डॉक्टर सुमंत गुप्ता, डायरेक्टर हैं ऑन्कोलॉजी मेट्रो हॉस्पिटल में। डॉक्टर सुमंत गुप्ता जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप स्टेज पर आइए, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए डॉक्टर सुमंत गुप्ता जी का। डॉक्टर पुनीत आहूजा, डायरेक्टर आरबीए डेंटल केयर सेंटर। डॉक्टर पुनीत आहूजा प्लीज स्टेज पर आइए, मैं स्वागत करना चाहूंगी डॉक्टर पुनीत आहूजा जी का। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए डॉक्टर पुनीत आहूजा का। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर सचिन मित्तल भी जुड़ेंगे। डॉक्टर सचिन मित्तल प्लीज स्टेज पर आइए, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए डॉक्टर सचिन मित्तल जी का। तालियां बजाइए। लगता है खाना अभी तक किसी ने नहीं खाया है। इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी पराग। ओवर टू यू पराग। शुक्रिया ममता। तो आज जैसा कि माफ किया, शुक्रिया रितु। जैसा कि रितु ने बताया कि हम हेल्थ सेक्टर को लेकर इस सेशन में बात करने जा रहे हैं, और शुरुआत में डॉक्टर सुमंत गुप्ता जी आपके साथ ही कर रहा हूं, क्योंकि आप कैंसर को लेकर काम कर रहे हैं। कैंसर का नाम जहन में आते ही रूह कांप जाती है, इसको लाइलाज बीमारी लोग कहते हैं। किस तरह से आप कैंसर को लेकर काम कर रहे हैं, और क्या ये आज भी लाइलाज है या इसका कोई इलाज पूरी तरह से अभी तक आ पाया है? नमस्कार। हाँ, कैंसर को लेकर हम हमेशा ही ये सोचते हैं कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, जिसका कोई फ्यूचर नहीं है, या किसी को अगर ये बीमारी हो गई है तो उसके लिए एक अंत आ गया है। तो शायद इस धारणा को बदलने का समय आ गया है, क्योंकि कैंसर को सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा, कैंसर एक बीमारी नहीं है। कैंसर के अंदर करीब करीब 150 से 250 तरह की अलग अलग बीमारियाँ आती हैं, जैसे ब्लड की कैंसर्स होते हैं, बोन की बीमारियाँ होती हैं, ल्यूकीमियाज होते हैं, लिम्फोमा, सार्कोमा, और इनमें से कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं जिनका अगर इलाज भी ना करा जाए, वो ज़िंदगी भर हमारे शरीर में पड़ी रहे, तो ये कुछ नहीं कहती हैं, ये हमारी नॉर्मल जीवन शैली को चलने देती हैं। हाँ, कुछ ऐसे भी कैंसर हैं जिनका हम पूरी तरह से इलाज करें, जिसमें कीमो, रेडिएशन, सर्जरी, जो भी प्रांतियाँ हमारे पास उपलब्ध हैं, उसके बाद भी वो जानलेवा या घातक हो सकती हैं। तो कैंसर को आज के ज़माने में एक उस मूल रूप में लेना नामुमकिन हो जाता है। ठीक है सर, इसको लेकर आगे भी मैं आपसे और चीज़ों को समझूंगा, लेकिन डॉक्टर सचिन मित्तल, कैसे सर अभी स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप जो सुविधाएं शासन स्तर से दी जा रही हैं या फिर लोगों को मिल पा रही हैं, हरियाणा में खासकर फरीदाबाद की हम चूंकि आज बात कर रहे हैं, तो क्या कुछ और आपको उम्मीदें हैं कि क्या और ख़ास होना चाहिए हेल्थ के सेक्टर में, ताकि लोगों तक सुविधाएं और बेहतरी से हम पहुँचा पाएँ? थैंक यू वेरी मच फॉर इन्वाइटिंग इनटू दिस कॉन्क्लेव। मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछले काफ़ी समय से चिकित्सा के क्षेत्र में फरीदाबाद में काफ़ी काम हुआ है, और काफ़ी विश्व स्तरीय सुविधाएं फरीदाबाद में पिछले कुछ सालों में फरीदाबाद के अंदर आई हैं। तो पर अभी भी मैं ये मानता हूँ कि अगर हमें चिकित्सा के क्षेत्र में बेसिक ढांचे को अगर सुदृढ़ करना है तो वो ग्रामीण क्षेत्र को सबसे पहले हमें सुदृढ़ करना पड़ेगा। क्योंकि मैं अभी ये देखता हूँ कि शहरों में लोगों को फिर भी अवेयरनेस है कि किस तरह की बीमारी है, लोग गूगल भी कर लेते हैं, लोग अपने आप जाके हॉस्पिटल्स में दिखा भी लेते हैं, पर मैंने ये महसूस किया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी लोगों में अवेयरनेस की कमी है। वो अभी भी बीमारियों को नेगलेक्ट करते हैं या उसको सीरियसली नहीं लेते हैं। उसका कारण चाहे उनका डर हो सकता है या एजुकेशन की कमी हो सकती है। जैसे डॉक्टर सुमंत ने कैंसर के बारे में कहा, तो मैंने ये काफ़ी देखा है कि लोगों में सिम्टम्स होते हैं और काफ़ी टाइम से वो दिक्कतों को झेल रहे होते हैं, पर उनको वो सही डायरेक्शन नहीं मिल पाती है कि हमें इसको जाके दिखाना चाहिए या इसका ट्रीटमेंट भी हो सकता है। क्योंकि आज की डेट में हम जानते हैं कि कैंसर के क्षेत्र में भी काफ़ी हम लोग आगे जा चुके हैं। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि उस स्तर पे अभी भी काम करने की ज़रूरत है, अवेयरनेस प्रोग्राम्स की ज़रूरत है। जो गांवों में पीएससी और सीएससी लेवल का हमारा ढांचा है, उसे मजबूत किए जाने की ज़रूरत है। अगर उसके अंदर कुछ स्पेशलिस्ट की सुविधाएं अगर ग्रामीण क्षेत्रों को मिलें तो हम वहाँ के लोगों का सही मार्गदर्शन कर सकते हैं और उनको स्वास्थ्य लाभ दे सकते हैं।
ठीक है। डॉक्टर पुनीत, कैसे आप लोगों को सुविधाएं अपने डेंटल केयर के जरिए दे रहे हैं, क्योंकि अवेयरनेस बहुत ज़रूरी स्वास्थ्य के क्षेत्र में है, जैसा कि अभी सर जिक्र कर रहे थे, सर ने भी कहा कई बार लोग गूगल करके चीज़ों को हैंडल करने की सोचते हैं, लेकिन आपके ज़रिए कैसे लोगों को डेंटल केयर के लिए अवेयर किया जा रहा है और सुविधाएं दी जा रही हैं? नमस्कार। पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आपका इनवाइट करने के लिए इस कॉन्क्लेव में। सवाल आपने बहुत ही अच्छा पूछा है। इसके बारे में एक्चुअली ना केवल डेंटल, इसमें मेडिकल भी कवर होता है। बिल्कुल। गूगल का ज्ञान काफ़ी हद तक ठीक है, आपको कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है, पर गूगल पे पूरा रिलाय ना करें, ये मेरा मैसेज है आम जनता के लिए, क्योंकि गूगल एक छोटे से हेडेक को भी कैंसर में कन्वर्ट करने की पॉसिबिलिटी रखता है। लोग आज के टाइम गूगल पे ज़्यादा विश्वास करके आते हैं। गूगल से पढ़े लिखे पेशेंट नॉलेज लेते हैं, पर उनको सही नॉलेज के लिए एक मेडिकल या क्वालिफाइड डेंटल प्रैक्टिशनर के पास आना चाहिए। बिल्कुल। जहाँ तक डेंटल अवेयरनेस की बात रही, मैं डेंटल अवेयरनेस के बारे में ये कहूँगा, जैसे बाकी सारी ऑर्गन्स हमारी 24 आवर्स काम करती हैं, डेंटल इज़ वन ऑफ द मेन पोर्टल ऑफ एंट्री। हमारा कुछ भी न्यूट्रिशन है, पोर्टल ऑफ एंट्री हमारी यही होती है। 3 टाइम मील्स हम कभी स्किप नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो हम लोग अगर खाते हैं न्यूट्रिशन, ईच एंड एवरी ऑर्गन इज एक्चुअली गेटिंग ओनली थ्रू योर माउथ। तो अगर हमारा खाना ठीक से चयन होगा, हमारा खाना च्यू ठीक से होगा, वो खाने की नली से, फूड पाइप से बहुत अच्छे से अंदर जाएगा। तो अवेयरनेस की जहाँ तक बात रही, हमारी तरफ से हम लोग अपनी साइड से बेसिक से लेके एडवांस्ड फैसिलिटी तक जितनी भी इस समय अवेलेबल हैं, मैं ज़्यादा तो नहीं, पर एटलीस्ट आज की डेट में हम जितना अपडेटेड रहते हैं और डेंटल की लाइन में जितना डेंटल स्ट्रीम के अंदर जितनी एडवांसमेंट आई हैं पिछले 10 से 15 सालों में, जो बहुत रिमार्केबल हैं, हमने सिर्फ एक कोशिश करी है उसको अपने सेंटर के थ्रू, अपने माध्यम से मरीजों तक पहुंचाने के लिए। और वी आर लकी कि फरीदाबाद में हमें ये मौका मिल रहा है और एक तरीके से मरीजों की हम लोग सेवा भी कर पा रहे हैं। फरीदाबाद ही नहीं, आसपास का एनसीआर रीजन और जो डेंटल टूरिज्म और मेडिकल टूरिज्म आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट है, उसमें भी हमारी साइड से काफ़ी बढ़ावा है। तो बहुत ज़्यादा पेशेंट डेटाबेस होता है और काफ़ी लोग सुन के, अब गूगल के बारे में अगर बात करें तो सोशल मीडिया के थ्रू जो है लोग जान के, पहचान के, चीज़ों को समझ के, सही नॉलेज जानकर फिर उसके बाद वो सही सेंटर पे अप्रोच करके अपना काम करवाना सही समझते हैं। ठीक है। डॉक्टर सुमन, कैंसर को लेकर आप अवेयर कैसे करेंगे लोगों को, या फिर कर रहे हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि सरकार और प्रशासन भी नशा मुक्ति अभियान चलाते हैं, कहते हैं कि नशा एक बड़ी वजह कैंसर की है, तो आप कैसे अवेयर कर रहे हैं? देखिए, कैंसर को अगर हम लेके बात करें तो कैंसर का जो सबसे अच्छा इलाज है वो प्रिवेंशन है, जैसे आपने कहा। डॉक्टर सचिन भी अभी समझा रहे थे कि हमें बेसिक लेवल से काम करना है। तो कैंसर के अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो कैंसर के 3 मेजर कारण हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा है तंबाकू, चाहे वो तंबाकू खाने का हो या स्मोक करने का हो, उसके बाद अल्कोहल, और तीसरा है हमारे लाइफस्टाइल या डाइटरी इंटेक्स। सो अगर हम इन 3 की बात करें तो ये करीब 65 से 70% सारे कैंसर्स के लिए इनको हम गुनहगार मान सकते हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम्स कैंसर में सबसे ज़्यादा हैं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग यही कोशिश करते हैं कि मंथली या 2 मंथली बेसिस पे रूरल और अर्बन दोनों एरियाज़ में इनको लेके अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलें। टोबैको सिजेशन क्लिनिक्स चलाते हैं। साइकेट्रिक इवैल्यूएशंस के साथ साथ पेशेंट्स के लिए डी एडिक्शन सेंटर्स पे काम करना पड़ता है। और तीसरी चीज़ है ग्राउंड लेवल से, जैसे हमने अभी बीच में एक मुहिम चलाई थी स्कूलों में, कि फरीदाबाद के 100 से 125 स्कूलों में हमने सुबह की असेंबलीज़ में जाके बच्चों को समझाना शुरू करा, उन्हें कैंसर वॉलंटियर्स बनाना शुरू करा। हमने कहा आप पिंक रिबन हीरोज़ हो हमारे और हीरोइंस हो, कि आप घर में जाके बताएंगे। उन बच्चों को अवगत कराया क्या डाइट लेनी है, क्या बैलेंस डाइट है, कैसे, क्योंकि अगर हम इंडिया की बात करें, जो सबसे कॉमन एज है जहाँ पे तंबाकू की प्रोडक्ट्स का एडिशन होता है वो है करीब 14 से 15 साल। सो ये जो एक वल्नरेबल एज ग्रुप है, इनको अगर हम अपने साथ मिला के चलें कि ये हमारे सहयोगी बने, ना कि हम इनके ऊपर एक आंख रखें या इनको एक उस तरह से देखें कि तुम हाँ करते हो या नहीं करते हो, तो एक अवेयरनेस ही शायद कैंसर को रोकने में सबसे कारगर पार्ट लेगी। ठीक है। एक सवाल दर्शकों के बीच में से आ रहा है। देवेंद्र, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा सवाल जो भी है वो लें। देवेंद्र। बिल्कुल, देखिए बात कर लेते हैं, चूँकि सरकार की एक बड़ी योजना है आयुष्मान भारत की, उसको लेकर तमाम डॉक्टर्स हैं। उनसे हमारे साथ में डॉक्टर सुरेश अरोड़ा हैं, पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं IMA के, उनसे बात कर लेते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं आप जो आयुष्मान योजना है, आयुष्मान, उसको लेकर? देखिए, सबसे पहले तो मैं हरियाणा सरकार का और भारत सरकार का बहुत ही धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने इतनी बड़ी स्कीम निकाली जो कि गरीब लोगों के लिए मदद कर रही है। लेकिन इसको प्रैक्टिकली
जो इम्प्लीमेंट करने में थोड़ी समस्या आ रही है। हम खुद जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, करीबन 300-400 नर्सिंग होम्स हैं पूरे हरियाणा में, जो कि आयुष्मान के तहत सर्विसेज दे रहे हैं। इसमें हम पिछले काफ़ी टाइम से सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, लेकिन हमें बड़ी ही उसमें निराशा हो रही है। क्योंकि मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि जैसे कि पेमेंट्स का सवाल है, अब हम ऑलरेडी इतने लो कॉस्ट पे काम कर रहे हैं कि इसमें ये बिल्कुल नो प्रॉफिट नो लॉस वाली जैसी सिचुएशन है। इसमें अगर हमारे को पेमेंट्स ना दी जाए या 6-6 महीने बाद पेमेंट दी जाए या कट के पेमेंट दी जाए, मैं आपको डिडक्शंस की बात बताता हूँ कि कुछ नर्सिंग होम ऐसे हैं जो कि बिल भेजते हैं, उनका बिल पास भी हो जाता है 15,000 रुपये का शुरू में, पेशेंट चला जाता है, 6 महीने बाद उनको 15,000 की जगह सिर्फ 2 या 3,000 रुपये दिए जाते हैं, तो उनको बहुत निराशा होती है। तो मेरी सरकार से रिक्वेस्ट है कि वो कुछ ऐसा करें जिससे कि सभी प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं वो आगे खुशी खुशी बढ़ के आएँ और इसमें सहभागी बने, ताकि लोगों का बहुत भला हो। ये बहुत ही अच्छी स्कीम है और गरीब लोगों के लिए बहुत अच्छी स्कीम है। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि जो केंद्रीय सरकार है उन्होंने नया पैकेज रेट निकाल दिया जिसको 2.2 वर्जन बोलते हैं, और उन्होंने सभी स्टेट्स को बोला कि आप अपने स्टेट्स में इसको लागू कीजिए, लेकिन हरियाणा में इस पैकेज को लागू नहीं किया जा रहा है। इसमें थोड़े से रेट्स बेटर है, हालांकि इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन फिर भी पहले वाले से बेटर है। तो हमारी सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि ये चीज़ की जाए और डिडक्शन नहीं होनी चाहिए, पेमेंट हमारे को इमीडिएट मिलनी चाहिए। 15 दिन का टाइम है एमओयू के अंदर, लेकिन पेमेंट 5-5, 6-6 महीने बाद मिलती है और इसमें भी कट के मिलती है। देखिए, कहीं ना कहीं अपनी बात रख रहे हैं डॉक्टर सुरेश अरोड़ा, उनकी भी सरकार से मांग यही है। कंटिन्यू। बिल्कुल। डॉक्टर सचिन, अभी सर ने जो बातें कही हैं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, मैं चाहूँगा उन पर आप अपनी टिप्पणी करें। देखिए, ये आयुष्मान जो योजना है सरकार द्वारा लिया गया एक बहुत ही अच्छा कदम है, जिसमें जो मध्यम श्रेणी या निचली श्रेणी के लोग हैं वो भी अच्छे अस्पतालों में स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। देखिए, बहुत बड़े स्तर पे ये योजना लागू की गई है, तो शुरुआत में कुछ दिक्कतें इसमें आती हैं, इम्प्लीमेंटेशन में आती हैं। डॉक्टर अरोड़ा सर ने भी ठीक कहा कि इसको बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, और कम से कम इसमें जो पैकेजेस दिए जा रहे हैं वो कम से कम इतने हों कि एटलीस्ट हॉस्पिटल्स को इलाज करने में नुकसान ना हो। तो थोड़ा सा इन चीज़ों को हमें रेगुलेट करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा इस हिसाब से इसको किया जाए कि लोगों को सुविधाएं अच्छी मिलें और हॉस्पिटल्स को नुकसान ना हो, ताकि जो अच्छे बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं वो भी इसको लेने के लिए इंक्लाइंड हों। ठीक है। डॉक्टर पुनीत, अभी बजट आया, हम बजट की चर्चा हर सेक्टर के लिए करते हैं। हेल्थ सेक्टर में आपको क्या लगा, बजट में क्या कुछ खास मिला हरियाणा के लिए? आज चूंकि फरीदाबाद की बात कर रहे हैं तो फरीदाबाद को भी लाभ होगा। देखिए, अगर बजट की बात करें, बजट हेल्थ सेक्टर के लिए वैसे तो जो आपका क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा वैलिड है। अगर मैं अपने ही प्रोफेशन से लिंक अगर बात करूँ, क्योंकि इस समय अगर हम लोग डेंटल में अगर एक तरफ ध्यान दें तो डेंटल में एज सच हमारी तरफ कोई खास इंक्लिनेशन आता है, बट एट द सेम टाइम हमारे केस में अभी हम लोगों ने आगे एक प्रस्ताव भी रखा हुआ है कि एक इंश्योरेंस या डेंटल इंश्योरेंस इंट्रोड्यूस की जाए। ये हमारे साइड से एक प्रस्तावित मैटर है, ताकि यहाँ पे 10 में से 9 लोगों को आज की डेट में डेंटल का इशू रहता है। और डेंटल एक ऐसी चीज़ है क्योंकि इसमें लोगों को लगता है हाई कॉस्ट है, हाई कॉस्ट इन्वॉल्व है, लोग कराने से कतराते हैं, और कई लोग इसको अपनी बॉडी के अंदर एडजस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ाते चलते हैं, ये जाने बगैर कि बॉडी के बाकी ऑर्गन्स को या बाकी शरीर को कितना खतरा बढ़ सकता है। तो चीज़ें ऐसी हैं जो अभी डॉक्यूमेंटेशन लेवल पे हैं। चाहेंगे सरकार हमारी बातों को आगे बढ़ाएं, और जो हो भी रही हैं और चल भी रही हैं ये चीज़ें आएंगी। जैसे बाकी डेवलप्ड कंट्रीज़ में, हमारे यूएस में, यूके में, वहाँ पे इंश्योरेंस कवर होती है, एक रेगुलर फॉलोअप्स होते हैं, चेकअप होते हैं, पॉपुलेशन इज़ प्रॉपर टेकन केयर ऑफ। हमारी सरकार भी इसी मुहिम को चलाने की पूरी कोशिश में है। जब ये बहुत अच्छे से आगे चल जाएगी, इट विल बी अ वेरी बेटर प्लेस टू लिव इन। ठीक है। डॉक्टर सुमन गुप्ता, बोन मैरो ट्रांसप्लांट को लेकर क्या सुविधाएं फरीदाबाद में या फिर संभावनाएं कितनी, इस पर आप कैसे देख रहे हैं? 2014 में जब मैं पहली बार फरीदाबाद आया था तो यहाँ के हम लोगों ने पहला बोन मैरो ट्रांसप्लांट करा था, और अब तक करीब 200 बोन मैरो ट्रांसप्लांट फरीदाबाद में हो चुके हैं। तो अगर हम हेल्थ केयर की बात करें कि हाँ, अपनी प्रॉब्लम्स हर जगह हैं, मगर जो एडवांसमेंट्स हैं, शायद इस समय मैं ये बोल सकता हूँ कि फरीदाबाद में जो कम से कम बोन मैरो ट्रांसप्लांट्स या कैंसर में हाई लेवल काम हो रहा है, वो देश के किसी भी सेंटर से अच्छा काम
या उसके बराबर का काम हो रहा है। हम कहीं भी किसी से पीछे नहीं है। तो फरीदाबाद हेल्थ केयर में काफ़ी आगे निकल चुका है, चाहे ट्रांसप्लांट्स में हैप्लो आइडेंटिकल ट्रांसप्लांट्स हों, मैच्ड अनरिलेटेड ट्रांसप्लांट्स हों, ये सारे ट्रांसप्लांट शायद देश के 20, 25, 30 प्रीमियम सेंटर्स करते हैं और उसमें से कुछ एक आध सेंटर हम लोगों का भी है। तो ये सब अगर देखा जाए तो फरीदाबाद शायद हेल्थ केयर के मैप पे कुछ बड़े हॉस्पिटल्स, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटीज़ के आने के बाद टॉप की एक जगह पे आ गया है। मगर हाँ, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला, हमारी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। कैंसर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि बजट एलोकेशंस होते हैं, सब होते हैं, मगर कैंसर अभी तक एक नोटिफाइबल डिजीज़ नहीं है। आप चाहें तो टीबी, डेंगू, हर बीमारी नोटिफाइबल है, कैंसर नोटिफाइबल नहीं है। कैंसर की एक प्रॉपर रजिस्ट्रीज नहीं है, जिसकी वजह से शायद सरकार तक सही आंकड़े नहीं पहुंच पा रहे हैं कि इस प्रदेश में या इस प्रांत में कितने कैंसर के मरीज़ हैं, और शायद उसके बाद ही बजट एलोकेशंस और फाइनेंशियल एलोकेशंस बेटर और अनबायस्ड हो पाएँ। अभी और क्या करने की ज़रूरत है कैंसर को लेकर शासन स्तर से फरीदाबाद के अंदर? सर, बहुत कुछ हो रहा है, मगर अभी भी कुछ चीज़ें हैं। जैसे हमें प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, डॉक्टर सचिन ने अपने में सबसे शुरू में बोला प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में डॉक्टर सचिन हो गए, डेंटल की टीम्स हो गई। सबसे ज़्यादा कॉमन मुंह के कैंसर हैं इस देश में। तो हमारी जो डेंटल कोलीग्स हैं, हमारे जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स के डॉक्टर्स हैं, उनको एक बेसिक अवेयरनेस की ज़रूरत है। कुछ स्टेट्स, खासतौर से महाराष्ट्र में बहुत अच्छे कोर्सेज हैं कि जो भी PHCs या प्राइमरी डॉक्टर्स हैं उनको रिफ्रेशर कोर्सेज कराए जाते हैं, कैंसर अर्ली डिटेक्शन कैसे हो। क्योंकि कैंसर में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है, कैंसर एक स्टेज बीमारी है। स्टेज 1 में कैंसर 95% तक ठीक है, जब वो एक छोटी सी 2 सेंटीमीटर की गांठ है। जब वो स्टेज 4 में सारे शरीर में फैल जाती है, तो वही बीमारी जो 90-95% ठीक होती है, वो 2% ठीक हो पाती है। तो अगर हम प्राइमरी लेवल पे इस बीमारी को पकड़ लें, हमारे PHC डॉक्टर्स ट्रेंड हो, हमारे डेंटिस्ट भाई ट्रेंड हो, तो शायद हम कैंसर की वजह से जो मॉर्बिडिटी और मोर्टालिटी है उसे करीब 80 से 90% कम कर पाएँ। ठीक है डॉक्टर पुनीत, चूंकि अभी हम कैंसर का भी जिक्र कर रहे हैं, माउथ कैंसर का भी सर जिक्र कर रहे थे, आपने कहा कि इलाज थोड़ा महंगा होता है तो लोग एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, और सारी चीज़ें जो बॉडी पार्ट हैं एक दूसरे से कनेक्ट हैं। हो सकता है कि अगर हम कुछ चीज़ों को अवॉइड करें तो बाकी चीज़ें इससे प्रभावित हो सकती हैं। तो माउथ कैंसर को लेकर आप कैसे लोगों को अवेयर करेंगे कि ध्यान कितना ज़्यादा रखने की आवश्यकता हम लोगों को है? देखिए, डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छा टॉपिक टच किया है। आई एम रियली डिलाइटेड। ये एक्चुअली जो माउथ कैंसर की अगर बात करें, डॉक्टर साहब भी रेगुलर एनकाउंटर करते रहते होंगे। हमारे पास जब केसेस आते हैं अर्ली डिटेक्शन में, तो हमारी एक तरफ से कोशिश यही होती है या तो उन्हें एक इलाज दिया जाए, और इलाज देने के साथ साथ ऑन्कोलॉजिस्ट पे रेफ़र किया जाए, क्योंकि कैंसर जो स्टेज बीमारी है, स्टार्टिंग में अगर अर्ली डिटेक्शन हम लोगों को जो प्राइमरी लेवल पे, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे हम लोगों को जितना बताया जाता है, समझाया जाता है, हम लोगों को उस हिसाब से एक बार के लिए बचाने का और पहचानने का मौका मिलता है, और हम लोग कोशिश करते हैं कि ये चीज़ आगे प्रोग्रेस ना करे। डेफिनेटली तंबाकू का सेवन, रिहैबिलिटेशन सेंटर, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं इन चीज़ों को बचाने में, और इन चीज़ों में जितनी जल्दी इलाज स्टार्ट किया जाए, क्योंकि लोग घबराते हैं। काफ़ी लोग ये चीज़ नहीं सुनना चाहते होते कि हमें कैंसर है। कई बार ये चीज़ें स्टार्टिंग में स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है, हमारे बेसिकली कार्सिनोमा अर्ली स्टेजेस में जब हमें पकड़ में आ जाते हैं, तो उसका इलाज बॉडी को, पेशेंट को और रिलेटिव्स को एक बार एक्सेप्ट करके एक प्रॉपर मेडिकल सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें एक्चुअली रेगुलर बेसिस पे आती भी हैं हमारे पास। दूसरा, हमारा एक एनकरेजमेंट, एक सोशल दायित्व होता है डॉक्टर का। डॉक्टर की बात डेफिनेटली ज़्यादा नहीं तो 80-90% लोग ज़रूर मानते हैं एक प्रोफेशनल सलाह के तौर पे। तो जितना उनको डिस्करेज किया जाए टोबैको के यूज़ पे, टोबैको कंजम्पशन पे, उतना शरीर के लिए, बाकी ऑर्गन्स के लिए और सबसे ज़्यादा मुंह के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। ठीक है डॉक्टर सचिन, क्योंकि कोविड के बाद ज़रा सी खांसी आती है तो लोग डर जाते हैं, गले में खराश हो, फीवर आ जाए तो डॉक्टर के पास तुरंत भागते हैं, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि अस्पतालों में लोगों की भीड़ बहुत ज़्यादा है, मरीजों की। ये सीज़न कुछ ऐसा चल रहा है, तो अभी एक्चुअल में ये है क्या? सर्दी, ज़ुकाम, गले में खराश, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इस वक्त लोगों के सामने हैं, तो ये मौसम के बदलाव के कारण है या कोई वायरल चल रहा है, और इससे हम कैसे बच सकते हैं? देखिए, वैसे तो मैं मेरा जो प्रोफेशन है, मैं एक दूरबीन सर्जरी विशेषज्ञ हूं, पर जो आपने सवाल पूछे हैं, ये बेसिकली एक फिजिशियन या जनरल फिजिशियन के तौर पे भी मैं इसको एक आंसर कर सकता हूं। बेसिकली जो ये सीजनल चेंज होते हैं, जब वेदर चेंज होता है, लाइक विंटर से हम समर की तरफ जाते हैं,
तो ये वायरल बीमारियां आमतौर पे बच्चों में खासकर ये बढ़ जाती हैं। जी। तो जहाँ तक एक कोविड से डर का सवाल है, ऑब्वियसली कोविड ने काफ़ी गहरा प्रभाव लोगों के मन में डाला है कि आज के टाइम में अगर किसी को कोई खांसी या जुकाम हो जाता है तो सबसे पहले वही डर लगता है। पर उसका एक हम पॉजिटिव एस्पेक्ट भी देख सकते हैं कि पहले लोग इन सिम्टम्स को नज़रअंदाज कर देते थे, पर आज शायद उस डर की वजह से लोग तुरंत हॉस्पिटल जाते हैं और डॉक्टर की सलाह लेते हैं। कम से कम इनमें से कुछ जो और तरह की बीमारियां होती हैं, क्योंकि निमोनिया तो बहुत सारे प्रकार का होता है, तो कम से कम वो जो पर्टिकुलर सेगमेंट नज़रअंदाज रह जाता था वो आजकल पकड़ में आने लग गया है। तो ये हम एक कोविड के प्रभाव को हम इस तरह से एक पॉजिटिव तरीके से हम देख सकते हैं। वैसे आजकल नॉर्मली कोविड पॉजिटिव केसेस नहीं आ रहे हैं फरीदाबाद में, तो आमतौर पर ये एक वायरल समस्या ही है जो सीजन चेंज होने के साथ होती है और धीरे धीरे ठीक हो जाती है। चलिए, हम उम्मीद करेंगे कि जो बातें डॉक्टर्स की ओर से बताई गई हैं, खास ख्याल आप उन बातों का रखें और जो उम्मीद डॉक्टर्स ने शासन या प्रशासन स्तर से जताई हैं लोगों की सुविधाओं के लिए, उन पर भी काम होना चाहिए। फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन शाइनिंग फरीदाबाद कॉन्क्लेव लगातार जारी है, आप बने रहिए।